नमस्कार दोस्तों, ब्लू क्लासेज की जो सेकंड क्लास है उसमें आप सभी का स्वागत है। जो सेकंड क्लास है उसमें आज हम कल से आगे की जो चैप्टर है आगे का वो पढ़ेंगे। आगे का चैप्टर है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण का जो प्रकार है वो जैसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, दो प्रकार के गोलीय दर्पण है। और हम जो गोलीय दर्पण है उसको डिटेल से समझेंगे। अवतल दर्पण को समझेंगे, अवतल दर्पण है उसका जो चित्र है वो बना के और उसकी परिभाषा लिखेंगे, तथा जो दर्पण संबंधी जो परिभाषाएं होती हैं जैसे आगे वक्रता केंद्र आएगा, फोकस दूरी आएगी वो, तो ये आज के चैप्टर में पूरा करेंगे। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। तो पहले ये गोलीय दर्पण, पहला है गोलीय दर्पण। पहले इसकी परिभाषा बोलता हूँ, फिर आपको डिटेल समझाया जाएगा। गोलीय दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ मैंने कल समझाया था कि ऐसा पृष्ठ जिससे क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है। ऐसा पृष्ठ जिससे क्या हो, प्रकाश का परावर्तन हो, क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ होगा। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, गोलीय का मतलब है गोला ले लीजिए आप उससे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण उसे कहेंगे जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम समझे तो मान लो आपने चम्मच देखिए, चम्मच देखिए। अब दो भाग होते हैं चम्मच के, एक पीछे वाला उभरा भाग, एक अंदर वाला धसा हुआ भाग। तो यदि दोनों चम्मच है, मान लो चम्मच को यदि ऐसा पकड़ा जाए तो उसके जो पीछे वाला भाग है वो अलग दर्पण का कार्य करेगा, आगे वाला जो भाग है वो अलग। मतलब हम कह सकते हैं कि जो चम्मच होती है इसमें दो भाग होते हैं, एक तो धसा हुआ होता है मतलब अंदर धसा हुआ होता है, एक दूसरा क्या होता है, उभरा होता है, मतलब पीछे की तरफ जो होता है वो उभरा होता है और आगे की तरफ होता है वो क्या होता है, धसा हुआ होता है। तो दोनों है वो अलग अलग दर्पण का कार्य करते हैं। तो पहले देखिए, यहाँ से देखिए गोलीय दर्पण। तो ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ, ऐसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो। परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो। तो क्या हो जाएगा, वो कहलाएगा गोलीय दर्पण। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। अब जो गोलीय दर्पण है, जैसे ये चित्र है, देखो ये गोलीय दर्पण का चित्र है, किसका, गोलीय दर्पण का। अब गोलीय दर्पण की एक अलग परिभाषा हम ऐसे बता सकते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का संयुक्त जो है, संयुक्त भाग है, वही क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। जैसे अब ये गोलीय दर्पण है, इसको ध्यान से समझेंगे। इधर वाले को आपको मैं गोलीय दर्पण को समझा रहा था, तो इस चित्र को ध्यान से देखें। इसमें आपको गोलीय दर्पण भी समझ में आ जाएगा, अवतल दर्पण भी समझ में आ जाएगा, उत्तल दर्पण भी। मतलब दर्पण का काम इसी में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखें आपको ये जो दिख रही है, इधर लिखा हुआ है पॉलिश किया हुआ भाग, इधर लिखा हुआ है परावर्तक भाग। इसका परावर्तक भाग इधर लिखा हुआ है, और जो ऐसा लिख देता हूँ तो ये भी क्या है, परावर्तक भाग ही है। और इसमें जो अंदर वाला है वो है पॉलिश किया हुआ भाग। अब आप इस चित्र में आसानी से समझ सकते हैं कि जो बाहर डेढ़ से लगा हुआ है ये तो है पॉलिश किया हुआ भाग, और इसके अंदर वाला भाग है वो क्या है, वो है परावर्तक पृष्ठ। जैसे चम्मच के उदाहरण से आपको अच्छे समझ में आएगा। चम्मच ली तो मैं एक बार तो मान लेता हूँ चम्मच के पीछे वाला भाग है क्या है, पॉलिश किया हुआ है। तो अंदर वाला भाग है, अंदर वाला भाग जो इसे झुका हुआ होता है वो क्या है, ये भाग इतना, इसके इधर वाला भाग है वही है इधर वाला, समझ रहे हो, चम्मच के अंदर वाला। अब दूसरे तरीके से यदि चम्मच को उल्टा कर लिया जाए तो उसके पीछे का जो उभरा हुआ भाग है, यदि मैं ऐसा मान लूं कि उभरा हुआ भाग परावर्तन का कार्य कर रहा है और पीछे वाले भाग पर पॉलिश की गई है, तो वो कौन सा भाग होगा, इस गोलीय दर्पण का वो ये भाग होगा। देखो अंदर वाले भाग पर पॉलिश की हुई है, अंदर वाले पर, इसको देखो अंदर वाले पर पॉलिश की हुई है, और ये बाहर वाला क्या कर रहा है, परावर्तन का कार्य कर रहा है। तो चम्मच में क्या हो गए, दोनों ही जो है उसके आगे का भाग पीछे का भाग एक बार किसका कार्य करेगा, परावर्तन का, तो एक भाग पॉलिश किया हुआ मान लेंगे। अगर दूसरा क्या कर रहा है, एक फिर से क्या करेगा, परावर्तन कार्य करेगा, तो दूसरे को फिर से पॉलिश किया हुआ मान लेंगे। तो अब देखो इसको यहाँ पर लिखा गया है, एक तो लिखा गया है अवतल दर्पण, एक लिखा गया है उत्तल दर्पण। देखो इधर वाला भाग है, इधर वाला भाग इसको उठा के यहाँ लेके आ जाता हूँ, इस बीच वाली लाइन को मिटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा ऐसा। देखो ये पॉलिश की हुई है और ये अंदर परावर्तक पृष्ठ, देखो ये पॉलिश की हुई भाग है और ये अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ है। तो इतना तो आ गया यहाँ पर। तो ऐसे दर्पण को तो बोलेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा भी बता देता हूँ कि ऐसा दर्पण जिसका अंदर वाला भाग परावर्तन का कार्य करे तथा उसके पीछे के भाग पर क्या हो, पॉलिश की हुई हो, तो ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा, अवतल दर्पण कहलाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि अंदर वाला भाग जो धसा हुआ है, अंदर झुका हुआ है, इसको बोल सकते हैं हम झुका हुआ है। तो ये तो करेगा परावर्तन का कार्य, और बाहर का भाग है, उभरा हुआ भाग है, उस पर क्या कहेगी, पॉलिश। तो ये तो हो जाएगा अवतल दर्पण। अब दूसरा देखो, इतने को आप छोड़ दो, इधर वाले को देखो, इधर वाले में बाहर का भाग उभरा हुआ वह परावर्तन का कार्य कर रहा है, जबकि अंदर वाले पर पॉलिश की हुई है। देखो मैं इसको उठा के यहाँ रखता हूँ तो अंदर वाले पर तो पॉलिश की गई है अंदर वाले पर पॉलिश। बाहर वाला किसका कार्य कर रहा है, परावर्तक पृष्ठ का। देखो
इतना इतना तो यहाँ आ गया और इतना आ गया यहाँ, मतलब इस गोले दर्पण से आपको दोनों दर्पण समझ में आ जाएंगे। पहले वाला अवतल समझ में आ गया, तो दूसरे वाला है उत्तल। अब उत्तल की परिभाषा इस प्रकार देंगे कि ऐसा दर्पण या ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक जो परावर्तन कार्य करेगा, प्रकाश की किरणों को परावर्तित करने का कार्य करेगा, वो क्या है, उभरा हुआ है। देख लो इधर, ये भाग इसका उभरा हुआ है और जो अंदर वाला भाग है पॉलिश किया हुआ भाग, ये क्या है, झुका हुआ है। इसको बोलेंगे हम झुका हुआ भाग, मतलब परावर्तक पृष्ठ है वो क्या होगा, उभरा होगा। जबकि जो झुका पृष्ठ होगा उस पर पॉलिश की जाएगी, तो इसे दर्पण को क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। अब इसकी परिभाषा इधर देख सकते हैं। पहला है अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुकाओ। देखो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर झुकाओ तथा उभरे भाग पर पॉलिश हो, तथा उभरे भाग पर क्या हो, पॉलिश हो, तो क्या कहलाएगा, ये अवतल दर्पण कहलाएगा। हो गया अवतल दर्पण। अब जैसे उदाहरण देखते हैं इसके, टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट। टॉर्च, आपके घर में जो टॉर्च होती है वो, उसके अंदर जो लगा दर्पण होता है वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। सर्च लाइट, तो सर्च करते हैं ना लाइट, जैसे जो रखते हैं, तो वो सर्च करने वाली लाइट होती है, उसके भी अंदर कौन सा दर्पण लगा होता है, यही अवतल दर्पण लगा होता है। और जो वाहनों की हेडलाइट, वाहनों की हेडलाइट है, मोटरसाइकिल की है, जो वाहन है बड़े, उनकी जो हेडलाइट है, आगे की हेडलाइट, जिनसे क्या प्रकाश गिरता है, प्रकाश एक केंद्रित रहता है उनसे, तो वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अब हम ऐसा कर सकते हैं अवतल दर्पण के बारे में, एक अच्छी बात है कि एक तो अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है। तो हम कहेंगे कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो क्या करेगा, प्रकाश किरणों को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने का मतलब केंद्रित करेगा, ठीक है, केंद्रित करेगा, तो इसको बोलेंगे अभिसारी। केंद्रित करने को क्या बोलते हैं, अभिसारी बोल सकते हैं। तो ये केंद्रित करेगा, तो हम कह सकते हैं केंद्रित करने का कार्य कौन करेगा, अवतल दर्पण, और फैलाने का कार्य कौन करेगा, उत्तल दर्पण करेगा। तो केंद्रित करने का कार्य अवतल करेगा और फैलाने का कार्य, मतलब अलग अलग दिशाओं में फैलाने का कार्य प्रकाश की किरणों कौन करेगा, उत्तल दर्पण करेगा। तो ये हो गई दर्पण की परिभाषा। और देखो सेकंड दर्पण है उत्तल दर्पण। तो उत्तल कैसे लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो। देखो परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये बाहर की तरफ क्या है, उभरा हुआ है। जबकि तथा अंदर के भाग पर क्या की हो, पॉलिश हो। अंदर का भाग ये है, इस पर क्या की गई है, पॉलिश की गई है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब देखो इसके उदाहरण तो कहाँ कहाँ होता है उत्तल दर्पण, या ऐसा कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है। उपयोग भी यहीं आ जाएंगे आपके समझ में। तो देखो वाहनों के साइड के दर्पण, जो वाहन होते हैं, हमारी गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल होती है, उसके जो साइड है, साइड में जो पीछे देखते हैं, जो पीछे के वाहन आते हैं उनको देखते हैं, तो कौन सा दर्पण लगा होता है, यही उत्तल दर्पण लगा होता है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या कहता है, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो यदि फैला देगा तो जो पीछे का एरिया है वो ज़्यादा दिखेगा, अरे पीछे का जो है वो ज़्यादा दिखेगा, तो कौन से का यूज करेंगे, उत्तल दर्पण का। अब पश्चिम दृश्य देखने वाले दर्पण, मतलब इन्हें पश्चिम दृश्य मतलब पीछे का दृश्य देखने वाले दर्पण भी कहा जाता है। तो इतना आप को समझ में आ गया है कि पहले गोलीय दर्पण है, फिर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो। फिर आता है अवतल दर्पण, इसका भाग। तो अवतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दशा हो और बाहर के भाग पर पॉलिश की गई हो। फिर आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, उभरा हुआ, मतलब उभरा हुआ हो और पॉलिश के जो भाग है वो क्या हो, झुका हुआ हो। तो इसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। इसके उपयोग है, तो उपयोग यही उपयोग जैसे लिखा हुआ है, तो ये सारे इसके उपयोग हैं, ये सारे इसके उपयोग है। यदि एग्जाम में ऐसा है कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तथा इसके दो उपयोग लिखे तो आप लिख सकते हैं। यदि ऐसा है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग लिखो, और साथ साथ में ये जो चित्र है वो जरूर बनाए, क्योंकि एग्जाम में यही आते हैं। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे, ये मैं मिटा देता हूँ, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो यहाँ से मिटा देता हूँ। जैसे ये है और ये झुका हुआ भाग है, ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है। इतने का लेंगे, यहाँ से लेके पूरे का स्क्रीनशॉट ले ले और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे इतने का, फिर आगे करते हैं। अब इसके आगे देखेंगे हम कि जो दर्पण है उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जैसे वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, द्वारक किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। दर्पण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं और एग्जाम में एक या दो परिभाषाएं हर बार ऐसी पूछी जाती हैं इससे रिलेटेड। तो आप इससे ध्यान से समझें कि ये क्या है। तो मैंने लिखा है कि दर्पण से संबंधित मुख्य परिभाषाएं। तो देखो ये हमारा गोलीय दर्पण है, इधर वाला ये क्या है, गोलीय दर्पण है, मतलब एक गोले का भाग है, पूरे का एक पूरा गोला है जिससे हमारे दर्पण बने। आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो दर्पण है वो दो हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण है, वो दोनों क्या है, इस गोले के भाग है। कौन से गोले के,
इस गोले के, एक तो ये भाग है और एक ये भाग है। तो हम इससे देखेंगे कि जो इससे रिलेटेड कौन कौन सी परिभाषा निकलती हैं। तो पहली परिभाषा ये है, पहली परिभाषा है हमारी किसकी, ध्रुव की। किसकी है, ध्रुव की है। तो ध्रुव क्या होगा, देखो हमारा जो दर्पण होगा, हमारा दर्पण चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो गया, ये अंदर वाला परावर्तक पृष्ठ हो गया। ये मान लो ये दर्पण है, ये दर्पण आपका है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसमें क्या कहेंगे कि जो दर्पण है उसका जो परावर्तक पृष्ठ है उसके किसको, सेंटर को, या उसके जो बीच का भाग है उसको क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। जिसे देखो यहाँ से बताता हूँ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, अभी ये गोलीय दर्पण ही तो है, अरे गोलीय दर्पण है, तो के केंद्र को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ये केंद्र हो गया, इसका सेंटर। मतलब अवतल दर्पण हो चाहे इसमें उत्तल दर्पण हो, उसके परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। जैसे मान लो ये दर्पण है, इसका जो बीच का पॉइंट है उसको क्या बोल देंगे हम, ध्रुव बोल देंगे। ठीक है। फिर दूसरी परिभाषा आती है आपकी वक्रता केंद्र की। गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है और इस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। कि गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, ये किसी गोले का भाग है, ये गोला है कि नहीं, पूरा गोला है। इस गोले का भाग ही तो ये इधर वाला भाग ही तो ये है, तो ये गोले का भाग होता है। और इस गोले के केंद्र को, इस गोले को केंद्र को मैंने मान लिया ये केंद्र है, ये ऐसे आएगा, इसे जुड़ जाएगा तो गोला हो जाएगा। ये पूरा गोला है, इसके केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो आप फिर से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट मेरे पास आए, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो जो भी दर्पण है, उत्तल हो चाहे अवतल हो, दर्पण क्या होता है, किसी गोले का भाग होता है, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, और उस गोले के केंद्र को ही क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि परीक्षण प्रश्न इस सकता है, बताइए वक्रता केंद्र क्या दर्पण का भाग होता है, वक्रता केंद्र क्या दर्पण का भाग होता है। तो ये दर्पण है, ये दर्पण है, तो बताइए वक्रता केंद्र क्या दर्पण का भाग होता है, दर्पण का भाग नहीं होता है। वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं होता है। ये क्या होता है, जो दर्पण जिससे बनता है, जिस गोले से बनता है, उस गोले का केंद्र होता है, उस गोले का तो भाग होता है, लेकिन दर्पण का भाग नहीं होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये गोला है पूरा, इसका भाग तो है, लेकिन ये दर्पण है, इसका भाग नहीं है। इसका भाग तो ये है, द्वारक ध्रुव है, द्वारक ये है। तो आगे की परिभाषा देखते हैं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, मुख्य अक्ष उसे कहेंगे, देखो ये लिखा हुआ अक्ष और ये अक्ष देश कहेंगे। जो सी और पी है, मतलब ऐसी काल्पनिक रेखा जो किससे निकले, वक्रता केंद्र और ध्रुव से निकले। ऐसी काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाए उसे क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे। तो देख सकते हैं प्रकाश किरण मुख्य अक्ष ये है, तो वह काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरती है मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे अक्ष डेश से दर्शाते हैं। मतलब ये रही, देखो यहाँ से देखें, अक्ष और अक्ष डेश, ये काल्पनिक होती है। डेश का मतलब है काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं होती है, काल्पनिक होती है। जो किससे गुजरती है, वक्रता केंद्र सी से, और ध्रुव को कहते हैं पी। तो वक्रता केंद्र सी और पी से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष वाला। अब एक बचा तीसरा आपका मुख्य फोकस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मुख्य फोकस क्या है। तो मुख्य फोकस हुआ है कि जब प्रकाश किरणें आए, मान लो ये मेरे पास दर्पण है, अब प्रकाश किरण किधर से भी आ सकती है। जैसे मान लो मेरा स्रोत इधर है, तो प्रकाश किरण आएगी इधर से टकराएगी, फिर क्या होगी, परावर्तित होगी। एक नीचे से आ रही है, यहाँ टकराई, फिर से परावर्तित हो रही है। अब ये दोनों किरणें जहाँ मिल रही हैं उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो इसमें देख सकते हैं, देखो एक किरण इधर से आ रही है और टकराने के बाद यहाँ पर जा रही है, एक नीचे से आ रही है और टकराने के बाद फिर से यहाँ मिल रही है। मतलब ये दोनों जहाँ मिल रही है उसी को क्या कहेंगे, मुख्य फोकस से कहेंगे। तो मुख्य फोकस की परिभाषा होगी, प्रकाश किरणें दर्पण से, प्रकाश किरणें एक ये रही, एक ये रही, प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन होता है, दर्पण से हमने पढ़ लिया। सेम परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इस बिंदु से गुजरती है इसे मुख्य फोकस कहेंगे, और इसे कैपिटल एफ से लिखा जाएगा। जो ध्रुव है उसको कैपिटल पी से लिखा जाएगा, और वक्रता केंद्र को सी से, और मुख्य अक्ष को अक्ष से लिखा जाएगा। ये चार परिभाषाएं हो गई, चार हैं। अब देखो इससे रिलेटेड एक परिभाषा हो रहा है मुख्य, जो किसकी, वक्रता त्रिज्या की। देखो वक्रता केंद्र का आपको पता चल गया कि गोले का भाग होता है दर्पण, और उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो अब मैं इसी से ऐसा कह सकता हूँ कि जो दर्पण होता है, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, वह किसी गोले का भाग होता है, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है, और उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे हमने पहली परिभाषा देखी है। दूसरी, गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है और इस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इसी में छोटी सी
क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है और इस गोले की त्रिज्या, इस गोले के केंद्र के स्थान पर क्या आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगी। तो इस गोले की त्रिज्या को क्या कहेंगे, वक्रता। केंद्र के स्थान पर फिर से आ जाएगी त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या कहेंगे। कहने का मतलब हो गया ये गोला है, ये इसका सेंटर है, तो इसे तो वक्रता केंद्र कह दिया। अब इसकी कुछ ना कुछ त्रिज्या भी होती है, प्रत्येक गोले की त्रिज्या होती है, तो उस गोले की त्रिज्या को क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या बोल देंगे। ये हो गया। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर एक परिभाषा है और जिसको हम लिखेंगे, वो है द्वारा की। तो आप ले लें इतनी देर स्क्रीनशॉट, मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ से त्रिज्या वाला भाग, इतनी देर स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इसको मिटाता हूँ यहाँ से। एक परिभाषा हमारी द्वारक, बहुत ही सिंपल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो द्वारक की देखें, क्या लिखेंगे, द्वारक। कितनी है, 4 हो गई, ये 5वीं परिभाषा है। तो देखो द्वारक को पहले समझाता हूँ। द्वारक क्या है, आपका दर्पण है, मान लो ये दर्पण है, ये वैसे समतल दर्पण की जैसा सीधा है तो इसे समतल दर्पण बोल सकते हैं, लेकिन हमारे चल रहे हैं अवतल और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण हम कल की क्लास में करेंगे। तो देखो ये दर्पण है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है दर्पण, और किधर नहीं है, एक गोले का भाग है, इससे गोला बन सकता है इसके चारों ओर। तो ये यहाँ से यहाँ तक का भाग, यहाँ से यहाँ तक का भाग ही इसका द्वारक कहलाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे जो गोले दर्पण है, उसका जो परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ एक चाप की जैसा है। अरे जैसे हम प्रकाश एक चाप काटते हैं तो चाप ऐसे कटता है, तो ये भी देखो यदि यहाँ से एक चाप काटूँ ऐसे, तो यहाँ तक कटेगा चाप। तो ये तो पूरा चाप है, वही क्या है, द्वारक है। या दूसरी तरीके से बोल सकता हूँ, मान लो दर्पण है और यहाँ से मैं क्या डाल दूँ, एक व्यास डाल दूँ, व्यास होगा यहाँ तक का। तो जो दर्पण है उसका जो ये व्यास है, वो व्यास है, ये व्यास का जो भाग है उसे ही क्या बोलेंगे, एम एन से दर्शाते हैं द्वारक को, तो इसे बोलेंगे द्वारक। तो देखो लिखते हैं इसकी परिभाषा। गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है, किसी गोले का भाग होता है। इस गोले के व्यास समान भाग जो क्या करेगा, अरे व्यास समान भाग है, ये क्या कर सकता है, परावर्तन कर सकता है। जो परावर्तन का कार्य करे, क्या कहलाएगा, द्वारक कहलाता है। और इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे एम एन से दर्शाते हैं। इसे किसे दर्शाते हैं, एम एन से। आपके लिए ये हो गया। अब वो छोटी सी परिभाषा किसकी, वक्रता त्रिज्या की, वो भी लिखा देता हूँ तो आपको कोई कंफ्यूज नहीं हो। बस हमारी लास्ट यही है, 6ठी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं, आर को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब देखो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, मैंने कहा था कि जो दर्पण होता है वो किसी गोले का भाग होता है और उस गोले की त्रिज्या को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते। तो लिख देंगे सीधा सीधा ही कि गोलीय दर्पण सेम ही है, गोलीय दर्पण किसी गोले का भाग होता है और इस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं। आर मैंने यहाँ पर लिख दिया, और देखो आर ये है, यहाँ से ये सी है, सी वक्रता के अंदर सी और पी, ऐसा भी कह सकते हैं कि सी जो आर क्या होगी, आर बराबर क्या होगी, सी पी। यहाँ पर सी है वक्रता के अंदर है, वक्रता के अंदर, जबकि पी क्या है, पी है ध्रुव है। तो आप कह सकते हैं कि वक्रता के अंदर और ध्रुव के मध्य की जो दूरी है उसे भी क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और देखो ये है एफ और ये लिखा हुआ है यहाँ पर स्मॉल एफ। तो स्मॉल एफ क्या होगा, स्मॉल एफ को भी लिख देता हूँ यहाँ पर, नीचे लिखता हूँ
7 नंबर हो जाएगा। इसको बोलेंगे फोकस दूरी, स्मॉल एफ। छोटी सी आसान सी परिभाषा है। इसको क्या कह सकते हैं, एफ मुख्य फोकस और दूरवय, इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी फोकस दूरी हो जाएगी। तो कहेंगे मुख्य फोकस, इसको हमने मुख्य फोकस पहले पढ़ा है, मुख्य फोकस एफ तथा दूरवय के मध्य की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, स्मॉल एफ किसके बराबर होगा, स्मॉल एफ बराबर होगा एफ और पी के। स्मॉल एफ और पी के बराबर होगा, और एफ है यहाँ पे होगा मुख्य फोकस और पी होगा यहाँ पर दूरवय। तो इतनी परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इनमें से कोई ना कोई एक या दो परिभाषाएं जरूर आएंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स में इसे लिखें। आज की कक्षा में पहले इसका स्क्रीनशॉट लें इतने का, वो आपने पहले ले लिया है। और जो वाक्य है, कल हम समतल दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं वो करेंगे, ठीक है, उसके गुण करेंगे। समतल दर्पण बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, तो हम कल उसी पे चैप्टर पर या उसी जो टॉपिक है उस पर बनाएंगे।